Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question importance of research in business. मतलब रिसर्च करने की वजह से बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है हेल्प टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ बिजनेस के आजू बाजू में जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस के इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स का बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से उसका परिणाम जो बिजनेस के ऊपर हो सकता है। ओके, ना ये कौन से फैक्टर्स है, तो इसके अंदर कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड पॉलिसीज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो ये इंटरनल फैक्टर्स है। लेकिन ये इंटरनल फैक्टर जो होते हैं थोड़े कंट्रोलेबल हो सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उनमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो बिजनेस के लिए इतना ज्यादा रिस्क क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं जैसे कि कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब कस्टमर के लाइक्स और डिसलाइक जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, जैसे कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया या अपनी प्राइस जो है वो कम कर दी या अपना प्रमोशन जो है उसको थोड़ा सा उन्होंने और ज्यादा इफेक्टिव किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया, तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी भी हमेशा चेंज हो सकती है, उसका भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। देन सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, न पहले सोसाइटी जो होती थी वो जो भी प्रोडक्ट बिजनेसमैन बेचते थे वो परचेस करते थे। फिर धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो बिजनेसमैन के पास से अच्छे क्वालिटी के गुड्स एक्सपेक्ट करने लग गए। और आज के टाइम पे सोसाइटी जो है वो अच्छे गुड्स के साथ साथ बिजनेसमैन ने कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना चाहिए, ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिसका भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे कि इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम ज्यादा होते रहता है। ओके, देन हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज वगैरह है वो चेंज होती रहती है, तो उसका भी बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो डेफिनेटली उसका जो है वो बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती है, पहले लोग मैनुअल काम करते थे, आजकल मशीन्स वगैरह को यूज किया जाता है। ओके, और आए दिन टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होते रहती है, तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और लास्ट वाला है लीगल एनवायरनमेंट। नाउ लीगल एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि लीगल चीजें भी चेंज होती है, जैसे आप लोग देखते हो कि कंपनी एक्ट 2013 जो है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले 1956 के अंदर अलग प्रोविजंस थे, अभी 2013 में कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया है। तो इस तरीके से लीगल एनवायरनमेंट जो होता है वो भी चेंज होते रहता है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है और इनमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। तो रिसर्च जो है वो ये चेंजेस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि भाई कंज्यूमर के प्रेफरेंस चेंज होने वाले हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, या कस्टमर के लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है वो फाइंड आउट करने में रिसर्च हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटर क्या नया चीज कर रहा है ये हमको रिसर्च फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं। देन कौन सी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च हो रही है या क्या लीगल चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने में रिसर्च जो होता है बिजनेसमैन को हेल्प करता है, और जिसकी वजह से बिजनेस का रिस्क जो है वो कम होता है। तो इस तरीके से ये बिजनेस एनवायरनमेंट की चेंजेस जो है वो रिसर्च की वजह से प्रेडिक्ट करने में काफी ज्यादा इजी होता है, और उसके वजह से बिजनेस जो है उनको रिस्क को फेस नहीं करना पड़ता और हेवी लॉसेज जो है उनमें से सफर नहीं होना पड़ता है। ओके, और ये सारे फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद में बिजनेस का ग्रोथ होता है, बिजनेस का एक्सपांशन होता है। ओके, तो इस तरीके से ये बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करने में बिजनेस रिसर्च जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा है लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। नाउ रिसर्च जो है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज रिसर्च के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, ये सब हमको पता चलता है। और उसके हिसाब से फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट जो होते हैं इसको कस्टमर ज्यादा रिजेक्ट नहीं करते, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनाया है, तो कस्टमर हमेशा ये प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। जब कस्टमर के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, मीन्स कस्टमर्स आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम लोग को नया प्रोडक्ट कोई भी बनाना है तो उसकी वजह से हम लोग को रिसर्च जो है हेल्प करता है। जैसे कोलगेट है,
तो कोलगेट के अंदर हम लोग ने कुछ चेंजेस किए, जैसे सॉल्ट वाला कोलगेट या कोल वाला कोलगेट जो बना के लॉन्च किया, बिकॉज आजकल जो कस्टमर्स है उनको कोई भी केमिकल वाली चीजें अच्छी नहीं लगती है, उनको नेचुरल या हर्बल वाले प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कोलगेट ने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए। ओके। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि लोगों को मैनुअल काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आजकल मोबाइल फोन्स आए हैं, लैपटॉप्स आए हैं, कंप्यूटर्स आए, इवन टैबलेट्स वगैरह आए हैं। आगे जाके और नई टेक्नोलॉजी निकलेगी। तो इस तरीके से लोगों के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है, लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स को फाइंड आउट किया जाता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो रिसर्च जो होता है वो लोगों को क्या चाहिए ये फाइंड आउट करने में बिजनेसमैन को हेल्प करता है। उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू डिजाइन द इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ना मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर 4 P's आते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन, एंड फोर्थ वन इज प्लेस, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। नाउ रिसर्च करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस रिसर्च के ऊपर स्पेंड करती है ताकि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाए, बिकॉज आजकल जो कस्टमर्स है वो काफी ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो चुके हैं। ओके। और कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से मार्केटर को अपनी क्वालिटी हमेशा अच्छी रखनी पड़ती है। तो किस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट डिजाइन करना है या मैन्युफैक्चर करना है वो रिसर्च हेल्प करता है। किस तरीके से प्राइस चार्ज करनी है, रिसर्च के थ्रू वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है कि क्या टाइप के कस्टमर्स है, वो लोग कितना प्राइस पे कर सकते हैं, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अप्रोप्रिएट प्राइस जो है वो चार्ज की जा सकती है, रीजनेबल प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है, और जिसकी वजह से कस्टमर जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। देन इफेक्टिव प्रमोशन, जैसे एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, पैकेजिंग करना, ये सब प्रमोशन के तरीके हैं। देन इफेक्टिव प्रमोशन, ना प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करना या लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, जिसमें एडवर्टीजमेंट होता है, पब्लिसिटी होता है, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, एग्जीबिशंस, ये सब चीजें की जाती है ताकि मार्केटर जो है या बिजनेसमैन जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, और लोग जो है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। ओके। तो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है, या कौन से सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स यूज करने, जैसे डिस्काउंट, गारंटी, या आजकल कैशबैक वगैरह दिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रमोशन के तरीके फाइंड आउट किए जाते हैं रिसर्च के थ्रू, और इफेक्टिव प्रमोशन करके अगेन कस्टमर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इंड्यूस किया जाता है। और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस भी रीजनेबल है, प्रमोशन भी अच्छा किया, पर प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्ट्रांग है। ओके। फिर बाद में आपका डीलर्स के साथ कैसा रिलेशन है, जैसे रिटेलर, होलसेलर, इनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो सब रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है ताकि हम लोग कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर पाए। तो इस तरीके से एक अच्छी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में रिसर्च जो है बिजनेस में हेल्प करता है। फोर्थ वन इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एनहांस कॉर्पोरेट इमेज, मतलब कंपनी की इमेज जो है उसको एनहांस करना, देन फेस द कंपटीशन, ये सारे किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ रिसर्च जो होता है वो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव करने में बिजनेस को हेल्प करता है, बिकॉज रिसर्च के थ्रू क्या हो रहा है कि हम लोग क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। कस्टमर्स के साथ साथ हम लोग एम्प्लॉयज को भी यहाँ पे हैप्पी रख रहे हैं कि एम्प्लॉयज को क्या चाहिए। ओके। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट, स्टडिंग द कंपटीशन, मार्केट में कितनी कंपटीशन है वो भी स्टडी करने में हम लोग को रिसर्च यहाँ पे हेल्प करता है। नाउ रिसर्च के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि कितने कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और कितने कस्टमर जो है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट परचेस करते हैं। उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब वो कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, कितने प्राइस चार्ज कर रहे हैं, प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कॉम्पिटिटर की है वो फाइंड आउट करने में रिसर्च हेल्प करता है। तो अगर सपोज हमको ये पता चल गया कि कितने कस्टमर्स कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कॉम्पिटिटर किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डिजाइन कर रहा है, उसके बाद में हम लोग अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे
जिसके वजह से हम लोग मार्केट में सर्वाइव और ग्रोथ कर पाएंगे। अगर सपोज रिसर्च नहीं किया तो हमको कॉम्पिटिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और कॉम्पिटिटर इफेक्टिव अपना मार्केटिंग करके हमारा जो मार्केट है वो पूरा कैप्चर कर लेगा, और हमारा मार्केट के अंदर सर्वाइवल और ग्रोथ जो मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटर की यहाँ पे रिसर्च के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। मतलब रिसर्च का डेटा कलेक्ट करके ये डेटा जो है वो बिजनेसमैन को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। रिसर्च जो होता है वो बिजनेसमैन को मार्केट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट ट्रेंड या मार्केट में क्या लेटेस्ट चल रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो नॉलेज है वो बिजनेसमैन को नए नए बिजनेस के टैक्टिक या नए नए बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है, ताकि वो मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए या उनका बिजनेस जो है मार्केट में ग्रो कर पाए। तो इस तरीके से बिजनेसमैन जो है वो रिसर्च के थ्रू मार्केट की जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपने बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को बना के बेचना चाहिए या कितनी प्राइस चार्ज करनी चाहिए। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं बिजनेस के, और ये डिसीजंस के लिए बिजनेसमैन के पास मार्केट इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी है, जो बिजनेस रिसर्च के थ्रू बिजनेसमैन को अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स टू मेजर द बिजनेस प्रोग्रेस। मतलब कि बिजनेस रिसर्च जो होता है वो बिजनेस कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ना। यहाँ पे अर्ली रिसर्च किया जाता है, और अर्ली रिसर्च करके बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या शॉर्टफॉल्स फेस करने पड़ सकते हैं वो आइडेंटिफाई किया जाता है, और जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट किया जाता है, ताकि बिजनेस का ये जो प्रॉब्लम है या शॉर्टफॉल जो है वो सॉल्व हो पाए। प्लस यहाँ पे रेगुलर मार्केट रिसर्च किया जाता है, और रेगुलर रिसर्च करने की वजह से बिजनेस में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो इंप्रूवमेंट पॉजिटिव है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने में भी रिसर्च काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अर्ली रिसर्च करके बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम रेगुलर रिसर्च करने की वजह से बिजनेस में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या बिजनेस का कितना प्रोग्रेस हो रहा है या बिजनेस कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ये बिजनेसमैन को पता चलता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। कॉम्पिटेंट मैन पावर का मतलब क्या होता है, जो भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको कॉम्पिटेंट मैन पावर बोलते हैं, और किसी भी बिजनेस के लिए कॉम्पिटेंट मैन पावर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे पास कितना भी कैपिटल होने दो, हमारे पास कितनी भी अच्छी मशीनरी या कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल होने दो, बट जब तक हमारे मैन पावर कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं तब तक ये जो रिसोर्सेस है इसका प्रॉपर यूज नहीं हो सकता है। तो किसी भी बिजनेस का ग्रोथ जो होता है वो उसके मैन पावर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जितने एफिशिएंट मैन पावर्स होंगे उतना ज्यादा वो बिजनेस का ग्रोथ होता है। तो बिजनेस रिसर्च जो होता है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने में भी हेल्प करता है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मतलब कि जो आगे जाके हमारे एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट में अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट दी जाती है, जिसमें सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है, वेबसाइट्स का यूज किया जा सकता है, न्यूज़पेपर का यूज किया जा सकता है, और उसके थ्रू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को यहाँ पे सर्च किया जाता है, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। बिकॉज हम लोग अगर प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट देंगे तो राइट कैंडिडेट जो है हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रॉपर डिटेल ही नहीं दी है कि हम लोग को किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, तो ऑब्वियसली रॉन्ग कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और उनका इंटरव्यू लेने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा टाइम, मनी और एनर्जी तीनों भी वेस्ट होगा। तो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट देना चाहिए ताकि राइट कैंडिडेट जो जॉब के लिए अप्लाई करे, और फिर बाद में उनके इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करके उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे अलग अलग राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, अलग अलग टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, और फिर बाद में बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बेस्ट कैंडिडेट को वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़े कंपनीज के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। वो लोग का जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, और किस तरीके से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब वो रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो रिसर्च करके उनको पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं ताकि राइट एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे अप्लाई करे, और किस तरीके से हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं राइट कैंडिडेट्स का। अगर हम लोग प्रॉपर एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं जिनमें राइट स्किल्स और एटीट्यूड है, तो ऐसे एम्प्लॉयज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब क्या होता है कि
वो जो एम्प्लॉइज है वो कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर प्रोडक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना जरूरी है। फिर बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयज को इफेक्टिव ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब राइट तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, बिकॉज जब तक एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करेंगे उनका नॉलेज, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर जो होगा वो इम्प्रूव नहीं होगा और वो अच्छे से काम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ट्रेनिंग में उन लोगों को नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड जो होते हैं इम्पार्ट किए जाते हैं। तो कैसे ट्रेनिंग देना है उसका भी प्रॉपर रिसर्च किया जाता है कि कौन सी ट्रेनिंग कौन से एम्प्लॉय के लिए इफेक्टिव रहेगी। प्लस एम्प्लॉयज को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पैकेज देना चाहिए। कॉम्पेंसेशन पैकेज का मतलब क्या होता है, उनको सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, ओके, कमीशन, ये सब चीजें देनी चाहिए। और उसके साथ साथ आजकल दूसरे भी कॉम्पेंसेशन पैकेज के अंदर चीजें इंक्लूड की जाती है, जिसमें ईसॉस होता है। ईसॉस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब जिसमें एम्प्लॉयज को शेयर्स भी दिए जाते हैं। शेयर्स देने की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उससे एम्प्लॉयज को फिर ऐसे फील होता है कि मैं ये कंपनी का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो ये कंपनी का मैं शेयर होल्डर भी हूँ, तो मैं जितना अच्छे से काम करूंगा उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे ये जो शेयर्स वगैरह देके कंपनी के एम्प्लॉय जो उनको मोटिवेट किया जाता है। उसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग भी करती है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को प्रॉफिट के अंदर एक पोर्शन दिया जाता है, एक हिस्सा दिया जाता है। सारे एक्सपेंसेस को रीपे करने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें ये एम्प्लॉयज को थोड़ा सा शेयर दिया जाता है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉय को सैलरी भी मिल रही है, प्लस प्रॉफिट के अंदर एक हिस्सा भी मिल रहा है। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज का मोरल जो होता है वो इम्प्रूव होता है और वो मोटिवेट हो जाते हैं। मोरल इम्प्रूव होता है मतलब क्या, उनको काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस वो लोग मोटिवेट होते हैं, तो वो डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो इस तरीके से रिसर्च करके किस तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है, कॉम्पेंसेशन पे करना है, ये फाइंड आउट करते हैं। और ये फाइंड आउट करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल होते हैं और जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है। फिर हेल्प टू गेट द राइट सप्लायर। नाउ सप्लायर जो होते हैं वो हमको रॉ मटेरियल, मशीन्स वगैरह सप्लाई करते हैं। ओके, राइट सप्लायर सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब राइट सप्लायर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वो हम लोग को राइट प्राइस में, राइट टाइम पे, राइट रॉ मटेरियल या गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल करके देते हैं। अगर सपोज हमने रॉन्ग सप्लायर सिलेक्ट किया तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डिमांड है लेकिन सप्लायर हमको रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, या ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, या काफी टाइम लगा रहे हैं रॉ मटेरियल सप्लाई करने में, तो उससे हमारा बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पे राइट सप्लायर सिलेक्ट करने के लिए भी हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च में क्या होता है कि अलग अलग सप्लायर के पास से हम लोग कोटेशंस मंगा सकते हैं। कोटेशन के थ्रू हमको पता चलता है कि कौन कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, कौन कितने टाइम में हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, फिर सबके रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, और उनमें से हम लोग क्या करेंगे, जो बेस्ट सप्लायर है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो प्रॉपर सप्लायर सिलेक्ट करने की वजह से हमको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और फिर हम लोग अच्छी क्वालिटी की गुड्स अगर कस्टमर्स को देंगे तो वो सेटिस्फाई होंगे और हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा। एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारा इनपुट जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल उतना ही होना चाहिए, आउटपुट बढ़ना चाहिए, मतलब फिनिश गुड्स हमारे बढ़ने चाहिए। मतलब उतने ही इनपुट के साथ मैंने ज्यादा ज्यादा आउटपुट बनाया या ज्यादा ज्यादा फिनिश गुड्स बनाए, तो उसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहले है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और तीसरा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना। ये तीन चीजों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है। नाउ बिजनेस रिसर्च जो होता है वो बिजनेस को ये रियलाइज करने में हेल्प करता है कि ये तीन चीजें जो है वो कितनी जरूरी है। ओके, और बिजनेस रिसर्च की वजह से हर एक बिजनेस जो है ये तीन चीजें फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन द बिजनेस। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.